हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। आज हम सीरम और प्लाज्मा में क्या डिफरेंस होता है ये डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है कि ब्लड ये मेजरली दो कंपोनेंट से बना है, एक है प्लाज्मा और दूसरा है ब्लड सेल। और ये जो ब्लड सेल्स है ये तीन टाइप्स के होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। और जो प्लाज्मा है ये प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट है। बट जब भी हम ब्लड को देखते हैं तब हम उस ब्लड में ये प्लाज्मा और ब्लड सेल को सेपरेटली नहीं देख सकते हैं। बट जब हम उसी ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमें प्लाज्मा और ब्लड सेल्स दिखाई देंगे। जैसे कि आप इस टेस्ट ट्यूब में देख सकते हो, ये जो टेस्ट ट्यूब है ये ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद ऐसे दिखाई देंगी। तो जो ऊपर वाला येलोइश लिक्विड पार्ट है वो है प्लाज्मा और जो नीचे है वो रहेंगे सारे ब्लड सेल। तो प्लाज्मा ये ब्लड का लिक्विड पार्ट है। सो टोटल ब्लड कंपोनेंट में अगर हम प्लाज्मा देखेंगे तो वो टोटल परसेंटेज प्लाज्मा का कितना रहेगा, वो रहेगा 55% और सारे ब्लड सेल्स रहेंगे 45%। उसमें से 44% रहेंगे आरबीसीज और 1% रहेंगे प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज। ठीक है। सो प्लाज्मा इज अ लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड along with water, salt, enzymes, antibodies, क्लॉटिंग फैक्टर एंड सम प्रोटीन। तो प्लाज्मा मतलब ये सिर्फ लिक्विड पार्ट है क्या ब्लड का? नहीं, मतलब इसमें सिर्फ पानी है? नहीं। तो इस प्लाज्मा में पानी के साथ साथ सॉल्ट रहेंगे, कुछ एंजाइम्स रहेंगे, एंटीबॉडीज रहेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर रहेगा। क्लॉटिंग फैक्टर ब्लड का कौन सा है? फाइब्रिनोजीन। तो इसी प्लाज्मा में फाइब्रिनोजीन भी रहेगा और कुछ प्रोटीन्स भी रहेंगे। तो अभी प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा क्या है? तो जो ब्लड है, ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद उसमें से जब हम ब्लड सेल्स रिमूव करेंगे और जो बचा हुआ लिक्विड रहेगा वो रहेगा प्लाज्मा। तो आपको याद कैसे रखना है? ब्लड माइनस ब्लड सेल इज इक्वल टू प्लाज्मा। तो ये हुआ प्लाज्मा। अब हमारे बॉडी में जो ब्लड सेल्स होते हैं ये ब्लड सेल्स इसी प्लाज्मा से फ्लो होते हैं। सो इसके बेसिस पे हम इसका फंक्शन ऐसे बोल सकते हैं कि प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट ब्लड सेल्स थ्रू आउट द बॉडी अलॉन्ग विथ अदर सब्सटेंस। तो प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा ये ब्लड का लिक्विड पार्ट है जिसमें से ब्लड सेल्स ये फ्लो होंगे। तो ये हुआ प्लाज्मा। अभी हमें जानना है कि सीरम क्या है। सो द सीरम इज अगेन लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड विच लैक क्लॉटिंग फैक्टर्स, हेंस इट फॉर्म आफ्टर ब्लड कोएगुलेशन। मतलब जब हम ब्लड के लिक्विड पार्ट से, दैट मीन्स प्लाज्मा से, जब हम क्लॉटिंग फैक्टर रिमूव कर देंगे। क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा था? मैंने बताया था, क्लॉटिंग फैक्टर है फाइब्रिनोजेन। सो जो प्लाज्मा है उसमें से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर देंगे और जो बचा हुआ लिक्विड रहेगा उसे अभी हमें कहना है सीरम। तो इसको याद कैसे रखना है? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम। The serum helps in diagnosis of disease such as blood pressure, sugar, cholesterol, etc. तो सीरम का क्या फंक्शन है? सीरम क्या करता है? ब्लड प्रेशर मेजर करने में हेल्प करेगा, शुगर, कोलेस्टेरॉल की लेवल क्या है, तो ये सीरम से हम देख सकते हैं कि पेशेंट के बॉडी में शुगर कितना है, कोलेस्टेरॉल कितना है। सो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट में सीरम हेल्प करता है। और प्लाज्मा जो था वो किसके लिए है? वो ब्लड सेल्स को फ्लो करने के लिए है। तो प्लाज्मा और सीरम का ये बेसिकली फंक्शन है। ठीक है। अगर हमें किसी पेशेंट के ब्लड से प्लाज्मा को रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पेशेंट का ब्लड कलेक्ट करना पड़ेगा और ब्लड कलेक्ट होने के तुरंत बाद उस ब्लड में एंटीकोएगुलेंट फैक्टर डालना पड़ेगा। अब हमें उसमें एंटीकोएगुलेंट क्यों डालना है? क्योंकि हमें पता है कि जो प्लाज्मा है इस प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर है। तो जैसे ही पेशेंट के बॉडी से हम ब्लड निकाल देंगे वो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए हम उस ब्लड में एंटीकोएगुलेंट फैक्टर डाल देंगे और वो ब्लड जो है उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए भेज देंगे। और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमें ऊपर वाला जो लिक्विड मिलेगा वो प्लाज्मा मिलेगा और नीचे वाला ब्लड सेल मिलेंगे। और अगर हमें पेशेंट के ब्लड से सीरम रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे? पेशेंट का ब्लड कलेक्ट करेंगे। अब उसमें हमें एंटीकोएगुलेंट नहीं डालना है। जो भी हमने ब्लड कलेक्ट किया है उसमें अभी हमें एंटीकोएगुलेंट नहीं डालना है।
तो अगर हमने एंटीकोएगुलेंट नहीं डाला तो क्या होगा, जो हमने ब्लड रिमूव किया है उसमें होगा क्लॉटिंग फैक्टर, तो वो क्या करेगा, ब्लड को क्लॉट कर देगा। और क्लॉट होने के बाद जो लिक्विड, सिर्फ लिक्विड बचेगा, क्योंकि लिक्विड पार्ट ऊपर आ जाएगा, और क्लॉट होने के बाद सारे ब्लड सेल्स वगैरह जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो लिक्विड पार्ट बचेगा वो लिक्विड पार्ट हमारा रहेगा सीरम। तो ये जो चीज़ मैंने अभी बताई है ये अभी यहाँ आप इजीली समझ सकते हो। तो देखो प्लाज्मा मतलब क्या है, प्लाज्मा रहेगा ब्लड माइनस ब्लड सेल, और सीरम मतलब क्या रहेगा, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम। तो आपको याद रखना है कि जब हम सीरम कलेक्ट करेंगे तो हमें उसमें एंटीकोएगुलेंट फैक्टर नहीं डालना है, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस लिखा है। और अगर हमें प्लाज्मा कलेक्ट करना है तो उसमें हमें एंटीकोएगुलेंट फैक्टर डालना है, तो इस वजह से यहाँ प्लस लिखा है। ठीक है, तो चलिए अभी हमें सीरम और प्लाज्मा में डिफरेंस क्या है ये डिस्कस करेंगे। तो सारे जो पॉइंट हमने अभी लर्न किए हैं ये सारे पॉइंट हम एक ही चार्ट में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा प्लाज्मा इज अ क्लियर एंड येलोइश फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो प्लाज्मा क्या है, येलो कलर का क्लियर फ्लूइड है जो टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमें मिला था। और सीरम क्या है, इट इज़ अ लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड दैट रिमेन आफ्टर कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन होने के बाद जो बचेगा उसे हम कहते हैं सीरम। सेकेंड पॉइंट जो है वो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सीरम एंड क्लॉटिंग फैक्टर। मतलब ही क्या है, जो लिक्विड है, लिक्विड प्लस क्लॉटिंग फैक्टर है, उसको हम प्लाज्मा को कह सकते हैं। और सीरम क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्लड विच लैक क्लॉटिंग फैक्टर। मतलब ही जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा से हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देंगे तो सीरम बनेगा, और ब्लड से हम ब्लड सेल निकाल देंगे तो वो बचेगा प्लाज्मा। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है इन दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट है इट इज़ एक्वायर्ड आफ्टर सेंट्रीफ्यूगिंग ब्लड विद द एंटीकोएगुलेंट। तो प्लाज्मा अगर हमें निकालना है तो हमें एंटीकोएगुलेंट डालना ही पड़ेगा, बट सीरम जब हमें निकालना है तब हमें उसमें कोई एंटीकोएगुलेंट नहीं डालना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, एंटीकोएगुलेंट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड सैंपल, वही जो हमने किया है। और एंटीकोएगुलेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेपरेट द सीरम फ्रॉम द ब्लड सैंपल। नेक्स्ट पॉइंट है कंटेन फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन मतलब क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर। तो प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर रहेगा बट सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं रहेगा, सो लैक फाइब्रिनोजिन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, प्लाज्मा का पॉइंट है प्लाज्मा कंपैरेटिवली इजीली एंड लेस टाइम इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्लाज्मा फ्रॉम द ब्लड सैंपल। तो किसी भी पेशेंट का ब्लड सैंपल जब कलेक्ट करते हैं तो उसमें से प्लाज्मा निकालना बहुत इजी होता है और उसको टाइम भी कम लगता है, बट सीरम कलेक्शन के लिए टाइम ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट है इट कंसिस्ट ऑफ 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो ब्लड में कितना प्लाज्मा है, 55%, बट सीरम का परसेंटेज जो रहेगा वो प्लाज्मा के कंपेरिजन में कम रहेगा। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 92% ऑफ वाटर विथ प्रोटीन, सॉल्ट, लिपिड एंड ग्लूकोज, और सीरम कंटेन 90% ऑफ वाटर विथ डिजॉल्व्ड हार्मोन्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है प्लाज्मा हैज़ 1.025 ग्राम पर ml डेंसिटी। तो इसकी डेंसिटी इतनी रहेगी और सीरम की डेंसिटी रहेगी 1.024 ग्राम ml डेंसिटी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्लाज्मा हैज़ लॉन्ग शेल्फ लाइफ, इट कैन बी प्रिजर्व अप टू 10 ईयर। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि जो प्लाज्मा है उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा रहती है, अगर उसको प्रिजर्व करना है तो 10 साल तक, मतलब 10 साल तक ये प्रिजर्व रह सकता है। बट सीरम हैज़ अ शॉर्ट शेल्फ लाइफ, इट कैन बी प्रिजर्व ओनली फॉर फ्यू मंथ। तो कुछ ही मंथ के लिए सीरम को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट रहेगा प्लाज्मा इज अ मेन मीडियम फॉर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में जो आरबीसी है तो ये आरबीसी क्या करेगा, ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसफर करता है। सो आरबीसी का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। तो अगर प्लाज्मा इस आरबीसी को ट्रांसफर करेगा मतलब ही क्या है, हमारे बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होते रहेगा। और सीरम क्या है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो सकता है। सो ये होता है प्लाज्मा और सीरम का डिफरेंस। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।